नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। हम लोग फ्राइडे को दिन शुक्रवार को थोड़ी अंकों की बात कर लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स की। तो इस बार दो चीज़ें बात कर ली जाए। एक तो ये भी समझ लिया जाए कि कांग्रेस ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, कांग्रेस के किन राज्य के जो भी कर्ता धर्ता हैं उनको क्या इंसेंटिव देना चाहिए और किन राज्य के लोगों को मतलब जिनकी लगाम कसने की ज़रूरत है, जिनको चाक चौबंद होने की ज़रूरत है। क्योंकि कांग्रेस के मेरे हिसाब से कुछ ऐसे राज्य थे जिनके कारण से अगर वहाँ के जो भी उसके डिसीजन मेकर्स थे, अगर वो ठीक से परफॉर्म किए होते तो शायद आज एनडीए की सरकार नहीं बनी होती। तो पहले तो एक ब्रॉडर एक आउटलुक ले लें, क्योंकि ये एक मैंने अभी देखा सोशल मीडिया पे खूब कस के ट्रेंड कर रहा है कि 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं। ये मैं बार बार कहता रहता हूँ, आप लोग को याद दिलाता रहता हूँ। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इन 36 राज्यों में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसके लिए बार बार आ रहा है कि 13 जगह पे तो कांग्रेस का पत्ता साफ, 13 जगह पे तो कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं। तो मैंने सोचा जरा आपके साथ भी इसको जरा देखा जाए ये है क्या। तो मैंने एक टेबल ए बनाई है। ये टेबल ए वो है जहां पे कांग्रेस के 2019 में कितने एमपी थे और 2024 के इलेक्शन में अब कितने एमपी हैं। तो असम में अगर आप देखिए तो 3 थे, 3 ही रहे, तो ना अच्छा परफॉर्मेंस ना खराब परफॉर्मेंस। बिहार में 1 था, 3 हो गया, तो वैसे देखिए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन मेरे हिसाब से इससे बेहतर हो सकता था। गोवा में 1 था, 1 है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं। गुजरात में 0 था, 1 हुआ। हालांकि अगर मेहनत हुई होती तो ये 1 से बेहतर बढ़ भी सकता था, लेकिन ठीक है। हरियाणा में 0 था, 5 हुआ। मेरा अपना मानना यह है कि यहाँ पे कांग्रेस ने ढिलाई से काम किया। कम से कम 2-3 सीटों का नुकसान कांग्रेस के अपने संगठन कह लीजिए, अपनी खींचतान कह लीजिए, अपनी गुटबाजी कह लीजिए, इसके कारण हुआ है। कर्नाटका थे 1 से 9 हुआ। तो अगर आप कागज पे सिर्फ अंक देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट। मेरे हिसाब से सबसे खराब परफॉर्मेंस पूरे इलेक्शन का अगर किसी राज्य ने किया है तो उस राज्य का नाम है कर्नाटक। ये मैं बिना किसी हील हुज्जत के इसलिए कह रहा हूँ, आपके सीतारामैया जी चीफ मिनिस्टर बनना था, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, जबकि एक कंटेंडर वहाँ डीके शिव कुमार थे। एक बार भी कोई गुटबाजी कहीं खींचतान नहीं हुई। सीतारामैया जी बने, बहुत अच्छे से चला रहे हैं सरकार, इसमें भी दो राय नहीं। सारी गारंटीज को लागू किया, इसमें भी दो राय नहीं। फिर डीके शिव कुमार जो तेलंगाना में इतना अच्छा रिजल्ट, मतलब कर्नाटक के बाद उन्होंने तेलंगाना में अच्छा रिजल्ट दिलवाया। फिर हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से वो संकट मोचक हुए, कांग्रेस पार्टी की सरकार तो करीब करीब चली गई थी, उसको रोकने का काम किया। खड़गे साहब वहीं से आते हैं, मतलब रेवन्ना वाला इंसिडेंट वहाँ पे हुआ। इन सारा कुछ होने के बाद भी अगर आप आज 28 सीटों में केवल 9 सीट जीत पा रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सर्जरी की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। फिर आ जाइए कर्नाटक, केरल 15 थे, 14 हो गए, 1 सीट हार गए, कोई वो नहीं, बराबर का परफॉर्मेंस 19-20 भी नहीं कह सकते। महाराष्ट्र 1 थे, 13 हुए। मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा सिग्निफिकेंट 2 राज्यों स्टैंड आउट करते हैं, एक महाराष्ट्र, एक उत्तर प्रदेश। उसमें से महाराष्ट्र भी एक है, 1 से 13 सीट पे कांग्रेस पहुंची, तो सीटों की दृष्टि से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस। लेकिन थैंक्स टू उद्धव ठाकरे एंड शरद पवार। मणिपुर 0 थे, 2 हुए। ये मेरे ख्याल में सीट की गिनती से तो 2 ही होंगे, लेकिन शायद राजनीतिक 2 को और 4 को और सीट और नंबर्स को किनारे रख देना चाहिए। संवेदना के हिसाब से, राजनीतिक कमिटमेंट के हिसाब से, मोरालिटी के हिसाब से ये कांग्रेस की एक बड़ी जीत थी। और इसको मैं राहुल गांधी की पर्सनल जीत में मान रहा हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जो जाके मणिपुर वालों के साथ खड़ा हुआ, उनके आंसू पोंछने की कोशिश की। तो 0 से 2, मेघालय में 0 सीट थी, 1 सीट आई। नागालैंड 0 थी, 1 आई। उड़ीसा 1 थी, 1 ही रही। पंजाब थी, 8 थी, 7 हो गई। यहां पे मुझे लगता है कि कोई कहने की जरूरत नहीं, ठीक है, 8 थी, 7 हो गई। राजस्थान 0 थी, 8 हुई, जिसको कहते हैं डार्क हॉर्स। जब इलेक्शन शुरू हुआ और इलेक्शन खत्म होने तक ये कोई नहीं मान रहा था कि राजस्थान इतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा, लेकिन राजस्थान की
की बेहतरीन परफॉर्मेंस 0 से 8। तमिलनाडु 8 थी 9 हो गई, सीट एडजस्टमेंट में पिछली बार एक सीट हार गई थी कांग्रेस, वो इस बार जीत गई। यूपी 1 थी 6 हुई। अब अगर वैसे आप गिनती देखिए तो लगेगा कि 1 से 6, कोई इससे अच्छा तो महाराष्ट्र। लेकिन यूपी में याद रखिएगा कि जब इलेक्शन शुरू हुआ था तो इंडिया गठबंधन की 4 सीटें थी, आज वो 4 से खड़े हुए हैं 43 पे। तो लंबी छलांग है, और उस लंबी छलांग में कांग्रेस का, राहुल गांधी का एक कमिटमेंट, एक कंट्रीब्यूशन है जो दिखाई देता था इलेक्शन के समय भी। वेस्ट बंगाल 2 थी 1 हो गई। अधीर रंजन जी का जिस तरह से अपरिपक्व बयान देते थे, उन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी थी। मुझे लगता है कि ये तो एक्सपेक्टेड था, 2 थी 1, कोई ऐसा वो नहीं। छत्तीसगढ़ 2 थी 1 हो गई। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब पिछली बार 2 सीटें आई थी, उससे पहले भी कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर थे, और भूपेश बघेल साहब को सबसे भाई बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर, बहुत प्रोग्रेसिव, बड़ा अच्छा करते हैं, सब जगह की धुरी है, इलेक्शन कराने जाते हैं, वो खुद चुनाव हार जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी का कनेक्ट है नहीं, वो जादू खत्म हो चुका है। एंड इट इज़ हाई टाइम जब थोड़ा भूपेश बघेल जी को भी दूसरे को स्पेस देना चाहिए, और नेतृत्व परिवर्तन में उनको खुद उसका सूत्रधार होना चाहिए। झारखंड 1 थी 2 हो गई, कोई ऐसा कुछ नहीं। तेलंगाना 3 थी 8 हुई, कागज पे बहुत अच्छा 3 से 8। लेकिन याद रखिए वहाँ पे बीआरएस से आपने सत्ता छीनी थी, बढ़िया सरकार चला रहे हैं, और वहाँ पे बीजेपी को भी 8 सीटें मिली हैं, तो बीजेपी ने भी अपना इम्प्रूव किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तेलंगाना में भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। चंडीगढ़ 0 थी 1, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़े, उसमें कोई ऐसा वो नहीं। लक्षद्वीप 1 थी 0 थी 1, पुडुचेरी 1 थी 1। कुल ये 99 सीटों का मैंने आपको ब्यौरा एक दे दिया है। अब जरा हम लोग बात कर लें टेबल बी की। ये टेबल बी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो 13 राज्य या यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश जहां पे कांग्रेस का कोई एमपी नहीं है या कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो राज्य जैसा मैंने आपको दिखाया, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, जहाँ से 2 सीटें हैं, कोई वो नहीं। दिल्ली 7 में 7 फिर से गायब। आंध्र प्रदेश 1 भी सीट नहीं, बीजेपी ने वहाँ तेलुगु देशम के साथ इलेक्शन लड़के एक अच्छा मुकाम हासिल किया। अरुणाचल प्रदेश फिर 0। जम्मू कश्मीर कोई सीट नहीं। हालांकि जम्मू कश्मीर में अगर लार्जर बात करिए तो इंडिया गठबंधन के नाम से आपने मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इलेक्शन लड़ा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 सीटें आई हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कुछ सोचना होगा। वही कमलनाथ, वही दिग्विजय सिंह, वही जीतू, मतलब तरह तरह के एक्सपेरिमेंट हुए, और आप मतलब गड्ढे से और नीचे गिरते जा रहे हैं। आपको कितने दिनों तक आप ये कहेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए और वो बड़े खराब थे उनके? आपको बैठ के ठंडे दिमाग से कुछ सोचना होगा। पहली चीज, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी को अब राजनीति में चुनाव लड़ने से संन्यास ले लेना चाहिए। राजनीति से संन्यास नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब चुनाव कितनी देर तक आप और आपके लड़के चुनाव लड़ते रहेंगे? आप और आपके लड़के, उसके लिए जो हरकतें हैं, आपको अब रास्ता दूसरों को देना होगा। मध्य प्रदेश फिर से मैं कह रहा हूं, जिसमें एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है। 29 सीटों वाला राज्य है, हिंदी प्रदेश है, और वहां से आप अगर 0 आ रहे हैं, पिछले 2-3 इलेक्शन से आप 1 सीट 1.5, मतलब अगर 29 के 3 इलेक्शन करें तो आपकी कभी 1 सीट से ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही है। आपने अभी तक मतलब 2 बार आप 1-1 सीट ला पाए हैं। मिजोरम ज़रूर काम करना चाहिए, लेकिन मिजोरम में ऑपोजिशन की सीट आई। सिक्किम वहाँ का एक लोकल दल है, लेकिन आपने वहाँ पे अच्छी वो किया। त्रिपुरा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे आप सीपीएम से पीछे रहे, लेकिन फिर भी वहाँ आपकी प्रेजेंस रही, आपने वहाँ इलेक्शन लड़ा। उत्तराखंड भी एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे आपको सोचना होगा। 5 जगह वो है, 5 में 0, मतलब ये बार बार आप 5 में 0 आ रहे हैं, आपको क्या है? मतलब आपको अब मुझे लगता है कि मैं भी बहुत प्रशंसक रहा हूँ हरीश रावत जी का, लेकिन शायद अब हरीश रावत जी का वो टच खत्म हो गया है। और थोड़ा एक और चीज़ होती है कि बच्चे को सेटल करने के चक्कर में, इलेक्शन लड़ाने के चक्कर में आपके पास वो धार भी खत्म हो गई है। तो यहाँ पे भी कांग्रेस को सोचना चाहिए
कि कुछ ये कांग्रेस का बहुत बड़ा जनाधार रहा है उत्तराखंड, तो वहाँ लद्दाख ठीक है, लद्दाख में 0 है, वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जीता, अच्छी बात थी। और अंत में मैं कहूँगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कांग्रेस को, मैं हिमाचल प्रदेश पे हम लोग फिर से एक बार आके बात करते हैं, कांग्रेस शासित प्रदेशों पे करेंगे, लेकिन यहाँ 4 में 0 लगातार आप 4 में सारी सीट आ जाते हैं, ये सोचने वाली बात होगी। अब थोड़ा एक मैंने टेबल सी बनाई है जहाँ पे बीजेपी का 0 MP है, बीजेपी का कोई रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे नहीं है। वो सीटें हैं मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, मिजोरम, सिक्किम और लद्दाख। इन 10 राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी का 0 रिप्रेजेंटेशन है। उनका 13 जगह कांग्रेस नहीं है, बीजेपी 10 जगह है। तो कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी पूरे देश में छाई हुई है। 10 जगह बीजेपी नहीं है, 13 जगह कांग्रेस नहीं है। लेकिन जरा अब इसकी सतह को स्क्रैच करते हैं। अब ये जरा देखते हैं कि कांग्रेस की नॉन ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं उसमें कांग्रेस 13 स्टेट में विद 0 MP जहां है वहां पे उसका मत प्रतिशत क्या रहा है, और वो मेन ऑपोजिशन पार्टी है कि नहीं है। मतलब चुनाव तो हारी इन 13 जगह पे, लेकिन क्या 2 नंबर की पार्टी है और उसका वोट प्रतिशत क्या रहा। तो अंडमान में चुनाव हारी, लेकिन नंबर 2 की पार्टी रही 39% वोट के साथ, एक ही सीट है। मुझे ये लगता है कि ठीक है, चुनाव नहीं जीते लेकिन मेन ऑपोजिशन पार्टी 39% वोटर अगर आपके साथ हैं तो आप उसको गॉन केस नहीं बोल सकते हैं। दादर नगर हवेली और दमन दीव की जो 2 सीटें हैं उसमें दोनों सीटें आप हारे, लेकिन 25% का वोट शेयर है, तो यहाँ पे भी आप गॉन केस नहीं है, आप लड़ रहे हैं, लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरुणाचल दूसरी बार दोनों सीटें आप हारे दूसरे, लेकिन यहाँ पे भी आपका वोट शेयर 30% है, तो 30% वोट शेयर अच्छा होता है और मेरे ख्याल में आपके पास इतना स्पेस है कि आप लड़ सकें। हिमाचल प्रदेश 42% वोट शेयर है, सीटें नहीं आ रही हैं, सरकार आपकी है। अब आपकी सरकार के लोग ही वो सीटें नहीं लाना चाहते हैं, या वीरभद्र सिंह जी की लीगेसी अब खत्म हो चुकी है, या इंटरनल फाइट इतनी है कि आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। ये देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश 32% वोट है, बहुत कुछ हो सकता है 32% अगर वोट शेयर आपका उस राज्य में है जहां से आप 0 सीट ला रहे हैं। उत्तराखंड 33% वोट शेयर है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे लीडरशिप की ज़रूरत है, चेंज ऑफ लीडरशिप। लद्दाख 27% है, वहाँ पे इंडिपेंडेंट जीता है। आप बीजेपी से बड़ी पार्टी वहाँ पे हैं, और इस बीच में मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि वहाँ जो इंडिपेंडेंट जीता ठीक जीता, लेकिन कांग्रेस वहाँ लड़ी। 6 जो राज्य हैं जहाँ पे ना आप मेन ऑपोजिशन है, नंबर 2 की पार्टी है, वहाँ पे थोड़ा आपको मेहनत करके देखना होगा। दिल्ली में हालांकि इंडिया गठबंधन के नाम पे आपने सीट शेयरिंग की और इसलिए आप 3 नंबर की पार्टी वहाँ पे हो गए हैं आपको। लेकिन अगर दिल्ली, आपको याद रखिए कि आपने दिल्ली 10-15 साल रूल किया था, उसके बाद आपको हटा के आम आदमी पार्टी आई, लेकिन बीजेपी 30 साल से सत्ता में नहीं है विधानसभा की, लेकिन जब लोकसभा आती है तो पूरा क्लीन स्वीप करती है। तो इस पर आपको सोचना होगा कि किस तरह के आपको कैंडिडेट्स देने हैं, किस तरह का काम करना है। लॉन्ग टर्म कुछ होना चाहिए, लास्ट मिनट में कन्हैया कुमार को टिकट दे के या वो दे के आपको फिर ग्राउंड कवर करने में दिक्कत होती है। आंध्र प्रदेश भी एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे मैं इसलिए इस बात को रेखांकित कर रहा हूँ कि आंध्र प्रदेश में बहुत कुछ YSR कांग्रेस, और अब आंध्र प्रदेश का जरा ग्राउंड रियलिटी समझ लीजिए। वहाँ पे YSR कांग्रेस को मिले हैं 40% वोट, सीटें मिली हैं 4। TDP को मिले हैं 38% वोट और सीटें मिली हैं 16। टू बी एग्जैक्ट सीटें मिली हैं 16। तो 40% के साथ 4 सीट, 38% के साथ 16 सीट। कारण ये था कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ी, जनसेना के साथ, बीजेपी के साथ, और बीजेपी को 11% वोट के साथ 3 सीटें मिली। अब यहाँ पे कांग्रेस को ये देखना है कि आंध्र प्रदेश में आप करना क्या चाहते हैं। 3% वोट मिला है करीब,
मतलब 2.8 कुछ है, तो उसको 3 राउंड ऑफ किया है मैंने, 3% वोट मिला है आपका। शर्मिला रेड्डी जी जो वहाँ पे लड़ी वो पुअर थर्ड आई हैं, अपनी कड़प्पे से शायद वो जो लड़ती हैं पुअर थर्ड आई हैं। वाईएसआर कांग्रेस का दबदबा कायम रहा, सेकंड पे तेलुगु देशम रही, और कांग्रेस वो बहुत पीछे है, कुछ 1.5 लाख वोट मिले हैं, जो जीता है उसको 6 लाख के ऊपर मिले हैं। तो आंध्र प्रदेश में आपको कुछ ये सोचना होगा, क्योंकि एक लोगों का मानना यह है कि आंध्र प्रदेश वाले मानते हैं कि उनकी स्टेट का विभाजन हुआ और इसकी सजा आपको दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। अगर स्टेट का विभाजन हुआ तो एक दूसरी स्टेट को आपको पूरा क्लीन स्वीप करना चाहिए। तो इस पे कांग्रेस को कुछ ना कुछ सोचना होगा कि आंध्र प्रदेश के बारे में क्या करना है। तो एक तो आंध्र प्रदेश में आप 2 नंबर की नहीं, 3 नंबर की नहीं, 4 नंबर की पार्टी हो गए हैं। तो दिल्ली, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आप ठीक है, आपका वो था, लेकिन जम्मू और मतलब जम्मू में भाजपा, जम्मू और उधमपुर दोनों सीटें बहुत कंफर्टेबल जीती है। मतलब कोई ये नहीं है, उधमपुर में बीजेपी फर्स्ट थी, कांग्रेस सेकंड थी, ये दोनों सीटें वो थी जहाँ पे फर्स्ट सेकंड कांग्रेस वो थे। लेकिन दोनों जगह, जम्मू और उधमपुर में आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी थी, लेकिन दोनों जगह एक जम्मू सीट 1,35,000 से, उधमपुर सीट 1,24,000 से। मैं पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा जब खत्म हो रही थी, मैं खुद जम्मू में था, जब वहाँ नज़ारा दूसरा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं संगठन के उस पर या मतलब कुछ काम करना होगा। आपके पास जो थके हारे वो जो कुछ आपके पुराने जनरल सेक्रेटरीज हैं, इसलिए हैं क्योंकि भाई वो हैं तो हैं, उनको हटाने की हिम्मत कौन करे। इस तरह से बहुत से लोगों को आपको शायद किनारे हटके जम्मू कश्मीर के बारे में एक ठोस निर्णय लेना होगा। मिज़ोरम के बारे में कोई स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं, क्योंकि मिज़ोरम का बहुत सेंसिटिव राज्य है और उसने काफ़ी कुछ, जब मोदी जी मणिपुर में खून बहा रहे थे तो मिज़ोरम कम से कम मणिपुर वालों के साथ खड़ा हुआ था, तो वो एक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का मिज़ोरम के रेफरेंस में, मैं सिर्फ इतना बता दूं, भले ही वो सेकंड नंबर की पार्टी है, लेकिन वहाँ पे तीसरे नंबर पे उनको टोटल वोट, मिज़ोरम की एक सीट है, 98,595 वोट्स मिले थे, और बीजेपी जो चौथे नंबर की पार्टी थी उसको 33,000 वोट मिले थे। तो बीजेपी के मुकाबले तो आप बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन आप ऑल इंडिया पार्टी रहे हैं, मिज़ोरम में एक समय में आपकी सरकार होती थी, तो वहाँ पे भी आपको करना है कुछ। सिक्किम में मुझे लगता है कि बहुत कुछ करने का स्कोप नहीं है, क्योंकि सिक्किम में वो लोकल पॉलिटिक्स है, वो आप ठीक है, आप वहाँ लड़ते हैं, आप अच्छा करते हैं, इसलिए मतलब वहाँ पे आप नॉन एंटिटी ही रहेंगे। त्रिपुरा में मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे शायद यहाँ लोगों को रियलाइज़ नहीं होता, ऐसी स्टेट जो बीजेपी का सबसे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर, 70% से ज़्यादा वोट, 71% वोट बीजेपी को मिले हैं त्रिपुरा में लोकसभा में। 2 नंबर पे सीपीएम है जिसको करीब 12% वोट, और 3 नंबर पे कांग्रेस है 11.5% वोट। मतलब सीपीएम को 12.5, कांग्रेस को 11.5, ये दोनों लोग मिलके भी 24% वोट पाए हैं। तो त्रिपुरा में आपका एक समय गढ़ रहा है, आपको लेफ्ट के साथ करना है, अकेले करना है, जो भी है। तो इन 6 राज्यों में जहां आप 2 नंबर की पार्टी, मतलब 1 नंबर तो नहीं है, 2 नंबर भी नहीं है, दिल्ली, आंध्रा, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा, आपको इसमें काम करने की ज़रूरत है। अब जरा मैं आपको ये बता दूं कि जो बीजेपी के 10 राज्य हैं, यहाँ पे 13 में से 7 राज्य में, 13 वो राज्य जहाँ पे बीजेपी का कोई कांग्रेस का कोई एमपी नहीं है, उसमें 7 राज्यों में आप कांग्रेस मेन ऑपोजिशन पार्टी के रूप में काम कर रही है वोट शेयर के हिसाब से। 6 राज्यों में वो 2 नंबर की पार्टी भी नहीं है। अब इसके सामने जरा देखा जाए, जो बीजेपी है, जो ये कहती है कि वो ऑल इंडिया पार्टी, मतलब उसका सब राज्यों में बहुत स्ट्रांग होल्ड है, उसने 10 राज्य में का उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन उसमें से 8 राज्य ऐसे हैं जहां पे वो 2 नंबर की पार्टी भी नहीं है। मतलब ये देश का जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको ये सोचना होगा कि आप ऐसा क्या करें, और खास करके आपकी नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी, हिमंता बिस्वा शर्मा के भरोसे आपने पूरा नॉर्थ ईस्ट छोड़ दिया है, वो आपकी जो दुर्गत कर रहा है वो आपको ही वहां छोड़ना होगा। खैर,
ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये भी एक लॉन्ग टर्म असेसमेंट है। आपको सोचना होगा कि आप इसमें से कहां पे आपको क्या करना है, क्योंकि 2 नंबर की ये जो मैंने जब आपको ये बताया कि 8 में से केवल 2 स्टेट में वो 2 नंबर की पार्टी हैं, वो चंडीगढ़ और पुदुचेरी। उन 10 स्टेट में केवल इन 2 जगह पे आप मेन ऑपोजिशन है, बाकी 8 जो आप टेबल सी में देख लीजिए, मैं आप 2 नंबर की पार्टी भी नहीं। मैं चलते चलते एक बात ज़रूर इसको भी जिक्र कर लूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो लेकिन फिर भी आपसे बात कर लूँ। मैंने 10 स्टेट किए हैं जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने इलेक्शन लड़ती है, इस बार भी लड़ी। आसाम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। ये टेबल डी है। अब टेबल डी में अगर आप देखिए तो कुल कितनी सीटें हैं। असम में 14, वो मैंने आपको टेबल बना दिए, 145 सीटें हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने इलेक्शन लड़ती है। 2019 में क्या स्थिति थी? 2019 में मैंने वो टेबल बना दी है, 11 सीटें केवल कांग्रेस के पास थी। हरियाणा में वो 10 में 0 थी, राजस्थान में 25 में 0 थी, हिमाचल प्रदेश में 4 में 0 थी, उत्तराखंड में 5 में 0 थी। 4 राज्यों में आप 0 थे। आप ये इलेक्शन लड़ रहे थे 2024 का, भारत जोड़ो यात्रा का और सब कुछ था। इस बार भी आप 3 राज्यों में 0 रहे हैं और उसमें से जो आपने 2019 में 11 सीटें थी, अब आप कह सकते हैं कि आपकी 35 सीटें हैं। तो 145 में 35 सीट का मतलब हुआ 24% सीटें केवल आप जीत पाए। 24% पे आदमी पास नहीं हो सकता है, ग्रेस मार्क के साथ भी पास नहीं हो सकता है। ये वो राज्य हैं जहां पे कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हों या जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों उनको, और जहां पे कांग्रेस की खास करके सरकारें हैं, कर्नाटक में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल में सरकार है, इस लीडरशिप को भी जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी। अगर बीजेपी अपनी लीडरशिप को चेंज करके ऑल्टरनेटिव लीडरशिप लाती है और कई बार सक्सेसफुली उसने उस काम को किया है, तो कांग्रेस में भी चेंज ऑफ लीडरशिप की भी एक परंपरा तो शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं होनी चाहिए ना। ठीक ठाक वो करके एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए 99 सीट आ गई, 99 सीट आ गई, 52 से 99 आ गई। आप अगर 40% पासिंग मार्क्स भी ले आए होते ना इस 145 में, तो आपकी सीटें होती 58, आप अभी लाए हैं 35। अगर 23 सीट आप और ले आए होते, सीधे जो आपके और बीजेपी के बीच की बात थी, तो बीजेपी आ गई होती 217 पे और आप आ गए होते 122 पे, और फिर 217 की बीजेपी। आप खुद सोच लीजिए, जो मोदी जी 240 में कितने नम्र और कितने भागे भागे और कितने परेशान होकर सरकार बना रहे थे, वो 217 सीट आने पे क्या करते। ये करिए, जिम्मेदारी गेंद कांग्रेस के पाले में है। कांग्रेस के कर्णधारों को ये देखना है कि अब उनको वही पुराना रवैया अपनाना है, वही लोग जिनके ऊपर दाग लगा हो, वही लोग जिनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, वही जिनको स्लीपर सेल बोला जाता है, उन लोगों के साथ ही कंटिन्यू रखना है। तो कांग्रेस की मर्जी है। लेकिन ये 10 राज्यों में अगर आपने सर्जरी तत्काल नहीं की, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के रिवाइवल की बहुत संभावनाएं नहीं दिखती हैं। थैंक्स सो मच।